आतंकियों और उनके आकाओं को प्रधानमंत्री का सख्त संदेश। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा भारत, बोले खून और पानी साथ नहीं बह सकते। प्रदेश भाजपा ने आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री के 3 अटल सिद्धांत को सराहा। कांग्रेस ने आतंकवाद के पूर्ण सफाई पर दिया जोर। वित्त मंत्री ने बेहतर कार्य संस्कृति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर दिया जोर। खाद्य आपूर्ति मंत्री की घोषणा, पीडीएस लाभुकों को जून में एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी। वेटलिफ्टिंग में रजत, एथलेटिक्स में मिला कांस्य। बालक फुटबॉल टीम फाइनल में। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने 3 सिद्धांतों की चर्चा करते हुए कहा कि टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकते। श्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा और आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नई लकीर खींची है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की भी प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर्स को उजाड़ दिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की व्यापक रूप से सराहना हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से चले संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरी दुनिया के सामने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रख दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कभी बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की भी खुलकर सराहना की। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को उनके साथ सशक्त जो उनका नेतृत्व था उसके लिए भी धन्यवाद दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींच दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में आतंक की इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दोहराया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींच दी। सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आंगन में पल रहे आतंकवाद की इमारत को ध्वस्त कर दिया। सशस्त्र बलों ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को थर्रा दिया और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता की नई परंपरा स्थापित कर दी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे संकल्प को दोहराया कि दुश्मन यदि कोई गलती करने की हिम्मत करेगा तो भारत उसी क्षण जवाबी हमले के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन को प्रेरणादायक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों ने देश के प्रत्येक नागरिक के मन में गर्व और विश्वास की भावना को सुदृढ़ किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नारी सम्मान और राष्ट्र सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन से अपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के आतंकवाद के खिलाफ नीति को कथनी और करनी दोनों से स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ 3 अटल सिद्धांत की चर्चा की है। श्री मरांडी ने यह भी कहा कि अब आतंक का समर्थन करने का मतलब होगा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन ने हर देशवासी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को देश की महिलाओं और बेटियों को समर्पित किया है। साथ ही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर देश की हर बेटी को, हर बहन को, हर महिला को, वो जो उसका पराक्रम है वो समर्पित है। और जो ग्लोबल टेररिज्म के बड़े ठिकाने हैं, बहावलपुर हो, मुरीद हो, भारत ने उनको ध्वस्त कर दिया। हर देशवासी का सीना आज चौड़ा हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। भविष्य में पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की गतिविधियों को देखकर इसको कसौटी पर नापा जाएगा। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को नेस्तानाबूद किए जाने की जरूरत है। जब तक पाकिस्तान घुटना नहीं टेकेगा तब तक युद्ध चलता रहेगा और हम एक एक आतंकवादियों को चुन चुन के मारेंगे। पहलगाम का बदला कहां पूरा हुआ? अभी तो उन आतंकवादियों का कोई पता ही नहीं कि वो मरे या कहां छिपे बैठे हैं। तो इस पर भी प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। तो हमें यह लगता है कि दिस साउंड इज सो गुड बट स्टिल बिटर। कल शाम भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत भी हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में शांति बहाल करने पर सहमति बनी। वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की वार्ता में कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई। कल शाम 5 बजे आधिकारिक वार्ता में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अब दोनों तरफ से कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई न होगी।
इसके साथ ही कोई भी पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी करने से बचेंगे। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ इस बात को लेकर भी सहमत हुए कि अब दोनों पक्ष की सेनाएं अग्रणी क्षेत्रों से अपनी संख्या में कमी लाने को लेकर तत्काल उपायों पर विचार करेगी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद अब हालात तेजी से सामान्य होते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर संभाग में स्कूल भी आज से खोल दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान की बातचीत के बाद बॉर्डर से लगे जम्मू कश्मीर में आज सुबह हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू, राजौरी, सांबा और श्रीनगर की तस्वीरें हैं। राजौरी जम्मू शहर में लोग सामान्य गतिविधियों में व्यस्त आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं सांबा में भी आज सुबह स्थिति सामान्य दिख रही है। कल रात इलाके में गोलीबारी की भी कोई खबर नहीं आई। तो इन तस्वीरों में साफ तौर पर स्थिति सामान्य दिनचर्या के लिहाज से लोगों का जीवन पटरी पर लौटता हुआ आपको नजर आ रहा है। श्रीनगर में आप यहां पर लोगों को देख सकते हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं। राजौरी में भी हालात सामान्य हैं। जम्मू में भी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वहां पर पटरी पर लौटती हुई जिंदगी, और ऐसा ही कुछ सूरत हाल सांबा का भी नजर आ रहा है। और ये एक सुखद खबर है, अच्छी खबर है कि जिस तरह से एक एस्केलेटिंग टेंशन का माहौल, क्योंकि ये जो तमाम इलाके आप देख रहे हैं ये सीमा से सटे हैं, संवेदनशील हैं, उस लिहाज से वहाँ के लोगों के लिए चीज़ें और अगर हम देखें परिस्थितियाँ अगर अनुकूल ना हो तो मुश्किल होती होगी, लेकिन अब स्थितियाँ वापस से अनुकूल होती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मलसी वापस लौटती हुई। तो जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बेहतर कार्य संस्कृति और राजस्व संग्रह पर जोर दिया है। उन्होंने कल हजारीबाग कोर्ट कैंपस के निकट प्रमंडलीय आयकर भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल भी मौजूद थे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हजारीबाग कोर्ट कैंपस के निकट प्रमंडल स्तरीय आयकर भवन का उद्घाटन किया और बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे चाहेंगे कि प्रमंडल में राजस्व संग्रह का लक्ष्य पूरा हो ताकि भवन की सार्थकता प्रमाणित हो। नए भवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। हमारा विभाग राजस्व संग्रहण का काम करता है। हम सभी प्रमंडलों को राजस्व का टारगेट देते हैं। जिला को भी राजस्व का टारगेट दिया जाता है। जो निर्धारित लक्ष्य इन्हें प्राप्त होगा उस लक्ष्य की प्राप्ति करें, तब ये बिल्डिंग की सार्थकता भी प्रमाणित होगी, उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य तभी विकसित करेगा जब आंतरिक धन स्रोत की वृद्धि होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ये कोशिश है कि विकास कार्यों के लिए जनता पर बोझ दिए बिना राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए संसाधन तलाशे जाएं, ताकि विकास कार्यों के लिए धन की कमी न हो। तलाश करें जो अपने राज्य के अंदर मौजूद हों, उन क्षेत्रों पर जनता पर बिना कोई बोझ दिए हुए हम वैसे रिसोर्सेज को विकसित करके धनराशि प्राप्त करें। ये हमारी कोशिश होगी और इस पर हमारी कोशिश चल भी रही है। प्रमंडल स्तरीय आयकर भवन के उद्घाटन के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने गरीबों और जरूरतमंदों के हितों की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून और कुछ इलाकों में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर राज्य के 2,88,00,000 राशन कार्डधारी लाभुकों को जून, जुलाई और अगस्त तीनों माह का राशन जून में एक साथ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राशन वितरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सभी जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वितरण कार्य में कोई भी लापरवाही न बरती जाए और लाभुकों को समय पर राशन प्राप्त हो। श्री अंसारी ने कहा कि वे खुद वितरण कार्यों की निगरानी करेंगे और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जैसे चुनाव में प्रशासनिक हस्तक्षेप रोकने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी चुनाव प्रचार में खुलेआम शामिल होकर पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। श्री मरांडी ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्वतंत्र संस्था की नियुक्ति करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे।
आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। हजारीबाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्कूल के पास से 20 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। इस मामले में 5 तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल को यह सफलता मिली है। इसमें कुल 5 आदमी को हम लोग हिरासत में लिए हैं। इसमें लगभग 53 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 51,000 रुपया नगद बरामद हुआ है। 51,300। एक पिकअप वाहन, पिकअप से भी कुछ लोग आए थे, और दूसरा एक i20 एक DL नंबर की गाड़ी है, उसको भी हम लोग बरामद किए हैं। उधर सरायकेला खरसावां जिले की कांड्रा मोड़ में एक दुकानदार पर गोलीबारी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ समीर सवैया ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्तौल और 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। आठ मई को संध्या करीब 8:45 के आसपास में कांड्रा टोल के बगल में चितरंजन स्टोर के मालिक, न्यू मंडल स्टोर के मालिक चितरंजन मंडल को 3 अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दिया गया था, जिसके बाद एक SIT का गठन किया गया था। SIT द्वारा मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास एक देसी पिस्टल, 8 जिंदा गोली, 2 मोबाइल फोन और एक स्प्लेंडर गाड़ी सीज किया गया। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पटना पूर्वी अनुसंधान परिसर की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर मंथन किया गया और वक्ताओं ने उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए कृषि के उन्नत तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। रामगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पटना पूर्वी अनुसंधान परिसर के निदेशक डॉक्टर अनूप दास शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान मुख्य रूप से किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा की गई। जितना कुछ हो रहा है किसानों का आय दुगुना की, अभी तो हम लोग बोल रहे हैं 4 गुना 5 गुना। अभी हमारा पास ऐसा एग्जाम्पल है जो किसानों का आय जो है लाख से क्रॉस करके मतलब डबल 3-4 डबल हो गया। जैसे एक छोटा टेक्नोलॉजी का मैं बता रहा हूँ, ये इसी जिला में है, जो हम लोग उसको बोलते हैं मेड़ में खेती करना, टपक सिंचाई करना, ड्रिप फर्टिगेशन करना, पॉलीमल्चिंग करना। उसमें साल में 2 या 3 सब्जी लगाया जाता है और हम लोग देखें साल में 2 से 3 लाख रुपया पर एकड़ इनकम जो होता है। स्थानीय किसान अमरेंद्र गुप्ता ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से पपीता, आंवला, ओल, स्वीट कॉर्न की खेती से संबंधित सुझाव दिए, जिसकी सबों ने सराहना की। किस तरह से किसानों की आमदनी दुगनी तिगनी हो, इस संदर्भ में उन्होंने बातों को रखा। मैं भी उसमें अपनी बातों को रखा और जिसका सराहना सभी ने कहा कि इस क्षेत्र में पपीता की खेती हो, आंवला की खेती हो, ओल की खेती हो, स्वीट कॉर्न की खेती हो। वहीं बैठक में शामिल महिला किसान संगीता देवी ने कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया और कई कृषि विधियों की जानकारियां दी गई। हम लोग को 2 गुना 3 गुना और 4 गुना कैसे आमदनी बढ़े, उसके विषय में हम लोग को सभी वैज्ञानिकों ने हम लोगों को ये सलाह दी है। राज्य में कृषि प्रक्षेत्र के विकास की असीम संभावना है और यहाँ के किसान पैदावार बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। उन्नत कृषि तकनीक कृषि कार्यों को नया आयाम दे सकती है,
डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। इधर पलामू के केचकी इलाके की प्रगतिशील किसान नीलम देवी ने नर्सरी से आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन का सफर तय किया है। उनकी नर्सरी में अमेरिकन प्रजाति का पौधा महोगनी भी तैयार किया जा रहा है, जो पानी में चलने वाले जहाज और राइफल की बट सहित कई चीजों को बनाने में काम आता है। ये महोगनी पौधा सागवान से भी मजबूत होता है। पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर से 18 किलोमीटर दूर बरवाडी के केचकी इलाके में प्रगतिशील किसान नीलम देवी द्वारा संचालित नर्सरी आजकल क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रही हैं। नीलम देवी की दीदी नर्सरी में पहले शीशम और सागवान गम्हार के पौधे तैयार होते थे। महोगनी पौधे की जानकारी मिलने पर उन्होंने नर्सरी में इसके पौधे तैयार करने शुरू कर दिए, जिससे दीदी की नर्सरी अब खास पहचान बना चुकी है। हमारे जैसा अगर सोच होगा, विचार होगा, मेहनत करेंगे तो अच्छा है, जो सामूहिक जैसा हम लोग काम करेंगे। अमेरिकन प्रजाति का पौधा महोगनी सागवान से भी मजबूत होता है और ये पानी में चलने वाले जहाज तथा राइफल की बट सहित कई चीजों को बनाने में काम आता है। इसके अलावा उनकी नर्सरी में अनार सागवान के भी पौधे उपलब्ध हैं। इन पौधों को नरेगा के तहत बेचा जाता है। क्या मतलब सब कुछ करते हुए उससे भी इनकम हो रहा है। अभी फिलहाल है हमारे पास, लेकिन सबसे हमको कमाने का जरिया वही आमे बागवानी हमको। नीलम देवी का जीवन संघर्षों से भरा है। पहले वो मजदूरी करने डालगंज जाती थी। साल 2020 में आम बागवानी से नर्सरी की शुरुआत की और 1 एकड़ में आम के पौधे लगाए, जो आज भी उनके लिए आमदनी का अच्छा जरिया है। इसके बाद उन्हें दीदी की नर्सरी योजना मिली। नीलम देवी बताती हैं कि नर्सरी के काम से उन्हें एक सीजन में 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। परिवार से ही तो हम भी चाह रहे हैं जो हमारे जैसा महिला हो, जो मतलब हमारे जैसा आगे बढ़े। नीलम देवी पौधों की सेवा नवजात शिशुओं की तरह करती हैं। उनके पति प्रमोद सिंह पानी पटाने में उनकी मदद करते हैं। नीलम देवी ने दीदी नर्सरी के माध्यम से सफलता की नई इबारत लिखकर क्षेत्र की महिलाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबल मिला है। गिरिडीह में भी इस योजना से कई महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कई लोगों के जीवन में सुखद और सकारात्मक बदलाव का वाहक बना है। गिरिडीह नगर निगम के भंडारी डी मोहल्ला निवासी दिव्यांग अनीशा खातून पहले कोयला, लकड़ी और गोईठा पर खाना बनाने को विवश थी। उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से उनकी समस्याएं दूर हुई है और समय पर खाना भी बन जाता है। बहुत दिक्कत होता था लकड़ी उकड़ी से, और सरकार दिया है गैस, तो गैस में खाना वाना टाइम से बनाते हैं। रसोई के धुएं से मुक्ति मिलने पर अनीशा खातून बेहद खुश हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। मोदी सरकार हम लोग के लिए, गरीब के लिए बहुत सहायता दिया है। अनीशा खातून के पति उस्मान भी मानते हैं कि उज्ज्वला योजना उनके परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आर्थिक तंगी की वजह से गैस कनेक्शन लेना संभव नहीं था। ऐसे में ईंधन का जुगाड़ करना बड़ी चुनौती रहा करती थी। लकड़ी कोयला में चूल्हा धराते थे, अब सरकार ने हम लोग के गैस दे दिया है, तो हम लोग को बहुत आसान हो गया। हमारे पत्नी विकलांग है, तो बहुत आसान हो गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आज आधी आबादी की सहूलियत का पर्याय बन चुका है, जिसने अनीशा खातून जैसी करोड़ों महिलाओं को बड़ी राहत दी है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर। ज्येष्ठ महीने के पहले बड़ा मंगल को लेकर आज बजरंगबली हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल है। इस महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी पहली बार प्रभु श्री राम से ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही मिले थे, इसलिए इस महीने के मंगलवार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसे बड़ा मंगल कहते हैं। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भी बड़े मंगल पर पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो जहां अयोध्या के हनुमानगढ़ी में जो मंदिर है वहाँ श्रद्धालुओं का तांता है, वहीं आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो हनुमान मंदिर स्थित है वहाँ भी देख सकते हैं कि
श्रद्धापूर्ण लोग यहाँ पर आज इस अहम पावन दिन पर दर्शन करने के लिए प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वेट लिफ्टिंग में नीलेश लकड़ा ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। एथलेटिक्स में साजिद ने 110 मीटर हर्डल में उम्दा प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल कर लिया। इधर बालक फुटबॉल टीम ने मेघालय को पराजित कर खिताबी मुकाबले के लिए जगह बना ली है। आईपीएल के बचे हुए मैच 17 मई से खेले जाएंगे, जबकि 3 जून को फाइनल खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बाकी बचे मुकाबले 17 मई से शुरू होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग को भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण 9 मई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाकी बचा टूर्नामेंट 6 आयोजन स्थलों पर खेला जाएगा। चुने गए 6 आयोजन स्थलों में बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद शामिल हैं। आईपीएल 18 के बाकी बचे मैच 17 मई से शुरू होंगे और प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। प्लेऑफ और फाइनल के आयोजन स्थल की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्वालिफायर 1 29 मई को, एलिमिनेटर 30 मई को और क्वालिफायर 2 1 जून को खेला जाएगा। वहीं प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। आईपीएल के दोबारा शुरू होने पर कुल 17 मैच खेले जाएंगे। इनमें 2 डबल हेडर भी होंगे। दोनों डबल हेडर रविवार को खेले जाएंगे। संशोधित कार्यक्रम में 13 लीग गेम और 4 प्लेऑफ मैच शामिल हैं। 8 मई को 10 ओवर के बाद रद्द किया गया पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का मुकाबला दोबारा खेला जाएगा। ये मैच 24 मई को जयपुर में होगा। फिलहाल जयपुर पंजाब किंग्स के लिए होम बेस होगा। 17 मई को आईपीएल की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मैच से होगी। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। राज्य भर में गर्मी का सितम बढ़ गया है। अधिकांश जिलों में पारा 40 डिग्री के पार कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई क्षेत्रों में लू की चेतावनी भी जारी की है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा का तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। राहत की बात यह है कि आज और कल को छोड़कर 18 मई तक राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के भी आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आतंकियों और उनके आकाओं को प्रधानमंत्री का सख्त संदेश। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा भारत। बोले, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। प्रदेश भाजपा ने आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री के 3 अटल सिद्धांत को सराहा। कांग्रेस ने आतंकवाद के पूर्ण सफाई पर दिया जोर। वित्त मंत्री ने बेहतर कार्य संस्कृति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर दिया जोर। खाद्य आपूर्ति मंत्री की घोषणा। पीडीएस लाभुकों को जून में एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी। वेटलिफ्टिंग में रजत, एथलेटिक्स में मिला कांस्य। बालक फुटबॉल टीम फाइनल में।